आज हम पढ़ेंगे श्वसन। क्या जी? श्वसन। तो हेडिंग डालो श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। ठीक है बाबू, तो हमारा नया टॉपिक होगा क्या चीज? श्वसन। इससे पहले तू क्या पढ़ा है? इससे पहले बायोलॉजी में क्या पढ़ा है? क्या पढ़ाए हो जी? पोषण में क्या हुआ था बाबू? पोषण में हम क्या हुआ था? पोषण में हम भोजन ग्रहण किए थे। क्या ग्रहण किए थे? भोजन ग्रहण। अच्छा, इस भोजन का क्या हुआ था? भोजन जो था, भोजन में कई पोषक तत्व मौजूद थे। पोषण मतलब पोषण किए थे। पोषण के भोजन में कई पोषक तत्व मौजूद थे। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और मेरा फैट था। बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा था। समझे? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो था मेरे भोजन में मौजूद, ये बड़े बड़े अणु थे। ये क्या थे? और जब भोजन का पाचन जो हुआ तो ये बड़े बड़े अणु क्या चीज में विघटित हो गए? छोटे छोटे अणु में। ये बड़े बड़े अणु थे और इसको, इस बड़े बड़े अणु को हमारे शरीर में क्या होना था? छोटे छोटे अणु में टूटेगा, तभी हमारा शरीर इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। किस लिए? ये समझो, क्या कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से। कोशिका बहुत बड़ा होता है कि छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है जो नंगी आंखों से हमें दिखेगा नहीं। हमें नंगी आंखों से तो दिख ही नहीं सकता है। तो बाबू, हर एक कोशिका को भोजन चाहिए। क्या चाहिए? हर एक कोशिका को भोजन चाहिए। तो हर एक कोशिका को भोजन चाहिए, उसके लिए जो ये बड़े बड़े अणु हैं, भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व हैं, ये जो बड़े बड़े अणु हैं, इनको क्या होना पड़ेगा? इनको तोड़ तोड़ के छोटे अणु में कन्वर्ट कर देंगे। छोटे अणु में अगर कन्वर्ट हो गया तो इसे कौन ग्रहण कर पाएगा? कोशिका ग्रहण कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है अच्छा, अभी तक किनको याद है कि कार्बोहाइड्रेट का छोटा अणु क्या होता है? बोलो रे, कार्बोहाइड्रेट का छोटा अणु क्या होता है? आप बोलते जाना भैया। कार्बोहाइड्रेट का छोटा अणु क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या? ग्लूकोज या ग्लूकोज भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, उसी प्रकार बोलो, प्रोटीन का छोटे अणु क्या होता है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन का छोटा अणु क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है ना बाबू? उसी प्रकार हमें बताओ, वसा का छोटा अणु क्या होता है? और एक नाम बोल रहे हो? हाँ, वसीय अम्ल। और क्या होता है? ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल होता है जी। यस सर। मतलब ये हम पढ़े हैं कि हम जो भोजन ग्रहण किए, भोजन में इन सारे मुख्य रूप से पोषक तत्व मौजूद थे। ये सब पोषक तत्व मुख्य रूप से मौजूद थे। और ये पोषक तत्व जो थे, ये कैसे अणु थे? बड़े अणु थे। क्या थे? बड़े अणु। और ये बड़े अणु हमारे कोशिका तक पहुंच नहीं पाता जी। तो ये बड़े अणु को हमारा शरीर इसको खंडित कर तोड़ कर ये सारे किस रूप में तब्दील कर दिए? छोटे अणु में तब्दील कर दिए। छोटे अणु में। अच्छा, ये आप बताओ कि जब वो पाचन पड़ा था तो ये सारा कहाँ पर पूर्ण रूप से टूट गया था? छोटी आंत में। कहाँ टूट गया था? छोटी आंत में। हमारे आहार नाल के कौन से भाग में इसका पूर्ण रूप से पाचन हुआ था? छोटी आंत में। छोटी आंत में ये सब था। छोटी आंत में इसका पाचन हो गया, समझे? छोटी आंत को क्षुधांत्र भी बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। छोटी आंत में ये छोटे छोटे कणों में टूट गया था। और जब छोटी आंत में छोटे छोटे कणों में टूट गया था, उसके बाद इसका छोटी आंत में एक और क्रिया हुआ था। छोटी आंत में दो क्रिया होता है बाबू। पढ़ रखे हो? छोटी आंत में कई क्रिया होता है? दो क्रिया। पहला क्रिया क्या हुआ था? भोजन का पाचन हुआ था। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन भोजन का कहाँ हुआ था? छोटी आंत में।
और छोटी आंत में एक और क्रिया हुआ था, क्या चीज हुआ था? भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण भी कहाँ हुआ था? छोटी आंत में भोजन का क्या हुआ था जी? भोजन का अवशोषण अवशोषण हुआ था। पूर्ण पाचन और अवशोषण, ये दो क्रिया हमारा कहाँ हुआ? छोटी आंत में। ठीक है, अब जब भोजन का अवशोषण हुआ था तब भोजन का अवशोषण इस बार एग्जाम में आया कि भोजन का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? छोटी आंत में तो होता है। छोटी आंत में कौन सी वैसी रचना होती है जो इसे पाचन में मदद करता है? बोलो रे। नहीं यार, दीर्घ रोम, यही बात ने एग्जाम में पूछा था जी। दीर्घ रोम, क्या दीर्घ रोम को क्या बोलते हैं? और रंसाकूट। दीर्घ रोम से ही क्या कहते हैं? दीर्घ रोम को ही क्या कहते हैं? रंसाकूट। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? विलाई, VILLI होता है जी। और कभी कभी ये भी लिखल दे देता है, विलाई भी ऐसे लिख देता है, समझा? इस प्रकार भी लिख देता है, समझा बाबू? तो इतना ये था, ये हम रिपीट करवा दिए किसका? पहला चैप्टर का, कि पहला चैप्टर में बड़े बड़े अणु का छोटे छोटे अणु में टूट गया था। छोटे छोटे अणु में इसलिए टूट गया ताकि ये हर एक कोशिका तक क्या हो पाए? पहुंच पाए, हैं जी? छोटे छोटे अणु में टूट गया। ठीक है बाबू, अब छोटे छोटे अणु में टूट गया तो ये भोजन अभी कहाँ पर है? पाचित होकर ये रूप में छोटी आंत। कहाँ है? छोटी आंत। हमारी आहार नाल के सबसे लंबी भाग कौन है? नाम भले छोटी है लेकिन सबसे लंबी है। कितनी लंबी है? 6 से 6.5 मीटर। आदमी के लंबाई के हिसाब से जरूरी ना है कि फिक्स है कि 6 मीटर होता है, समझन जी? अब देखो बाबू, काहे कि ये चैप्टर श्वसन पढ़ाने से पहले हमको थोड़ा बहुत ज्ञान किसके बारे में देना पड़ेगा? पोषण के बारे में। काहे कि ये दोनों लेसन एक दूसरे के क्या है? लिंक्ड है। अब देखो बाबू, अब देखो, भोजन में हमें भोजन से हम क्या प्राप्त करेंगे? ऊर्जा प्राप्त। तो ऊर्जा तो इन्हीं सबसे प्राप्त होगा जी। लेकिन ऊर्जा मुख्य रूप से जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? ग्लूकोज से। तो हम जब चर्चा करेंगे कि किसका लेकर चर्चा करेंगे? ग्लूकोज के लेकर। क्या? ग्लूकोज। पाचित भोजन के छोटे कण है, पाचित भोजन के छोटे कण। लेकिन हम जब चर्चा श्वसन में करेंगे तो मुख्य रूप से किसका करेंगे? ग्लूकोज। बताओ, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? रासायनिक। ये ग्लूकोज का क्या है? रासायनिक, है ना जी? अब देखो, आगे हम ये अब जानेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है जी, श्वसन, ये बात समझ में आया बाबू? ये लिखना नहीं था, ये पिछला लेसन के बात है, समझन? ये पिछला लेसन के बात है। अब देखो भैया, हम आगे परिभाषा देंगे क्या चीज का? परिभाषा देने से पहले जान लो, जैसे हम भोजन किए, भोजन को क्या किए? ग्रहण किए। तो भोजन छोटे कण में टूट गए, छोटे कण में भोजन टूट गए जी। छोटे कण कहाँ पे हैं? तो छोटे कण बोले या छोटे अणु बोले, है ना? छोटे अणु में, छोटे अणु बोले तो कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप क्या है? ग्लूकोज है। प्रोटीन का छोटा रूप क्या है? एमिनो। वसा का छोटा रूप क्या है? वसीयम और या ग्लिसरोल है। ये सारे छोटे अणु है। ये कहाँ मौजूद है? छोटी आंत में मौजूद है। अब यहाँ पर छोटी आंत में तो मौजूद है और यहाँ पर छोटी आंत में अब इसका क्या होगा? अवशोषण हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? अवशोषण। अवशोषण मतलब इसको सोख लिया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अवशोषण हो गया। छोटी आंत के दीवारों पर, मान लिया छोटी आंत है जी, और छोटी आंत के दीवारों पर कौन सी क्रिया हुई थी? अवशोषण। अच्छा, ये अवशोषण हुआ था तो इसे अवशोषित करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे क्या चीज का पर्वत रचना बना हुआ था। इस रूप में अंगुली टाइप का ऐसे बना रहता है, ऐसे रचना बना रहता है। इस रचना को हम क्या बोलते थे? दीर्घ रोम बोलते थे ना बाबू? इस बार एग्जाम में आया कि दीर्घ रोम का क्या कार्य है, आया ना इस बार मैट्रिक में? दीर्घ रोम का क्या कार्य है, ये सवाल पूछा। आप देखो, तो दीर्घ रोम इस प्रकार अंगुली नुमा रचना बना रहता है जी। जैसे अंगुली मार डाकू कैसे पहन लाता है अंगुली, वैसे यहाँ पर दीर्घ रोम अंगुली नुमा संरचना बना है।
समझा ने? अब देखो ये इसे भोजन को यहाँ पर अंगुली टाइप है और यहाँ पर छोटी छोटी नस रहती है। क्या रहती है? और जिसको इतना बाल से भी 100 गुना पतली होती है। कई गुना? लगभग 100 गुना पतली। अब इतना पतली है वो अनुमान नहीं लगा, 100 गुना पतली है। इससे क्या जाएगा जी? अवशोषित भोजन के छोटे छोटे अणु इसमें क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। और इसमें रहेगा क्या? रक्त। और रक्त के माध्यम से ये छोटे छोटे अणु शरीर के सभी कोशिका तक पहुंच जाएंगे। आपके नाक के मौजूद कोशिका, हाथ पर मौजूद कोशिका, पैर पर मौजूद कोशिका, सभी कोशिका तक कौन पहुंच जाएंगे? जो आप भोजन खाए थे, भोजन के छोटे अणु फिर छोटी आंत से अवशोषित होके रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों तक, सभी भागों तक मतलब शरीर सभी कोशिका तक। क्या है कि आपका शरीर किससे बनल है? छोटी छोटी कोशिकाओं से बनल है। सभी कोशिका तक कौन पहुंच गया है? ये छोटे अणु। छोटे अणु, छोटे अणु बोले तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, ये सब कहाँ तक पहुंच गया है? शरीर के सभी कोशिका तक पहुंच गया है। शरीर के अभी केवल समझाने का काम कर रहे हैं, इसका परिभाषा देंगे बाद में। समझा? अब समझ लो श्वसन किस लिए हम लोग के शरीर में श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं, श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में क्यों होता है। आगे ये बात समझ लो क्यों होता है, तभी इसका हम परिभाषा देंगे। अब देखो जी, ये मान लिया जाए कोशिका का संरचना है। क्या है जी? क्या है कि ग्लूकोज होगा। मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे किसका? पहुंचा तो वो सभी अणु, छोटे छोटे अणु, लेकिन हमें ऊर्जा ज्यादा किससे मिलेगा? ग्लूकोज से मिलेगा। ऐसे वसा से भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन हम चर्चा किसका करेंगे? ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज किसके पास एंट्री मार दिया है? कोशिका का ये है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। आप 9th में पढ़े हैं। ये कोशिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के बारे में आप पढ़े हैं कि कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगमय होता है। क्या होता है? अर्धपारगमय। क्या होता है जी? अर्धपारगमय। अर्धपारगमय मतलब कुछ चीजें आर पार आ जा सकती है नहीं बाबू? तो एकदम छोटे छोटे अणु है। और देखो कोशिका ये केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पानी जैसा झिल्ली टाइप के द्रव भरा रहता है। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। पानी टाइप के झिल्ली टाइप के रचना रहता है, ये है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। कोशिका द्रव पे क्या मौजूद रहता है? तो कोशिका द्रव में इसके छोटे छोटे अंग मौजूद रहते हैं। क्या मौजूद रहते हैं? अंग मौजूद रहते हैं। कोशिका जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। ये सब कोशिका द्रव में ही छोटे छोटे अंग मौजूद होते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या क्या? पेट मौजूद है, फेफड़ा मौजूद है, दिल मौजूद है, लीवर मौजूद है, किडनी मौजूद है। ये हमारे पेट में है ना, तो ये हमारे शरीर का अंग पेट में है, ये हमारे शरीर में है ना मौजूद। तो उसी प्रकार हमारे कोशिका के कोशिका द्रव में ये सारे अंग मौजूद है। ठीक है जी। अब हमें मतलब है कोशिका द्रव से, और हमें श्वसन में एक और अंग से मतलब है, वो मेरा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जी? आपको किससे मतलब है? श्वसन में दो चीज से, एक कोशिका द्रव से, एक है माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। अलग नाम ने बोलो यार। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूगो है। बीच वाला क्या है जी? केंद्रक। केंद्रक दिमाग होता है एक तरह से, कोशिका का मस्तिष्क होता है, ये जो कहता है ये सब करता है। ये कोशिका का मस्तिष्क कौन होता है? केंद्रक। ये जो ऑर्डर देगा ना वह सब काम करेगा। समझा जी? तो हमें श्वसन में किससे मतलब है? कोशिका के कौन कौन अंग से मतलब है? माइटोकॉन्ड्रिया अंग से मतलब है, और इसका एक कोशिका द्रव से मतलब। ठीक है, बताओ आपका खाना पच गया था, आपका खाना कहाँ तक आ गया है? कोशिका। सभी कोशिका तक आ गया है। और देखो यहाँ ग्लूकोज एंट्री मार रहा है। ग्लूकोज कहाँ प्रवेश कर जाएगा? कोशिका में कौन प्रवेश कर गया? चलो कोशिका द्रव में ने ग्लूकोज जी। अच्छा बताओ, एग्जाम में पूछता है ग्लूकोज के में कितने कार्बन के कितने परमाणु रहते हैं? कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। हाँ अब सुनो,
यहाँ पर कोशिका द्रव में कौन पहुंच गया है? ग्लूकोज पहुंच गया है कोशिका द्रव में। यहाँ तक समझ में? अब देखो, अब हम क्या करेंगे जी, ये पहुंचा हुआ है, कहाँ पहुंचा हुआ है? कोशिका द्रव में। इधर से हम श्वास लेंगे, श्वास लिए तो श्वास कहाँ गया? फेफड़ा तक। श्वास कहाँ गया? फेफड़ा तक। श्वास फेफड़ा तक गया। अब देखो, फेफड़ा तक श्वास गया जी। अब फेफड़ा में रहता है रक्त भरण। क्या भरण रहता है? रक्त बोले तो खून, रुधिर, ब्लड, समझा? ये सब कहाँ भरण रहता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, नहीं, रक्त में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। कौन सा वर्ण में पाया जाता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है जी, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त के आरबीसी में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कहानी सुनो। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने पर बैठा लेता है, मतलब अपने पास ऑक्सीजन को रख लेता है, और ये ऑक्सीजन को ले चला जाता है कहाँ? रक्त के खून से, खून के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा देता है? कोशिका तक। समझा जी? जी सर। कौन पहुंच गया कोशिका द्रव तक? ऑक्सीजन पहुंच गया। ऑक्सीजन कहाँ पर बैठकर पहुंचा? मतलब हेमोग्लोबिन एक गाड़ी का काम किया, और नस मेरा रोड का काम किया। और इसका मतलब है हेमोग्लोबिन अब कहाँ तक पहुंच गया है? कहाँ तक? कोशिका द्रव तक। आगू तो कोशिका तक पहुंचा, फिर कोशिका द्रव तक कौन पहुंच गया है? ऑक्सीजन पहुंचा। हेमोग्लोबिन तो ले गया है भैया, हेमोग्लोबिन ले गया जी। हेमोग्लोबिन मतलब आरबीसी। आरबीसी में क्या मौजूद है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? दो कार्य है। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन का वाहक है, आने ले जाने का काम कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या किया? फेफड़ा में रक्त था, रक्त में आरबीसी था, आरबीसी में क्या मौजूद था? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन क्या किया? ऑक्सीजन को अपने पास रखा और कहाँ पहुंचा दिया? कोशिका में। अब देखो, अब इधर कहानी सुनो। अब हमारे कोशिका में ग्लूकोज मौजूद था, और कोशिका में एक चीज और आ गया है। क्या आ गया है? ऑक्सीजन। कोशिका में क्या क्या आया जी? ग्लूकोज है, और हमारे कोशिका में और क्या पहुंच गया है? ऑक्सीजन पहुंच। अब देखो, ये ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। अरे बाबू, किसी भी अणु में किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना कैसी क्रिया है? या उपचयन। मतलब कि श्वसन, भोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे ग्लूकोज से तो भोजन ही है ना जी। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है जी। अब देखो, ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो जानते हो क्या टूट के बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा? जल बनेगा, जल वाष्प के रूप में जल बनेगा। और हमें इससे क्या मिल जाएंगे? ऊर्जा मिलेगी। और हमें क्या मिल जाएंगे? ऊर्जा मिल जाएंगे। समझ में आया जी? जी सर। बोलो, हमें क्या मिलेंगे? ऊर्जा मिलेंगे। तो हम श्वसन किस लिए करते हैं? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। श्वसन किस लिए किए? ऊर्जा प्राप्त करने। ये बात समझा? श्वसन किस लिए होता है? श्वास हम किस लिए लेते हैं? ऊर्जा प्राप्त करना। अब ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे। अच्छा, तो समझ में आया? जी सर। श्वसन हम करते हैं, श्वसन की क्रिया होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ये बात यहाँ इतना समझाने का मतलब ये हुआ। समझा जी? जी सर। तो अब हम समझाते हैं कि श्वसन क्या है। तो ये श्वसन की क्रिया हुआ कहाँ? एक कोशिका में जाकर हुआ। श्वसन की क्रिया कहाँ हुआ जाकर? समझ में आया? तो हम लिखते हैं श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन क्या है? श्वसन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो यह सजीवों में होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन का प्रयोग, वातावरण से हम ऑक्सीजन प्राप्त किए, वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन का प्रयोग पाचित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तथा सह उत्पाद के साथ साथ उत्पाद के रूप में क्या चीज का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। यह बात समझा जी। तो हम लिखते हैं श्वसन किसे का। अब स्टार्ट होता है टॉपिक आपका श्वसन किसे का। समझ में आया बाबू? यस सर। इतना तक इधर चूड़ा यस सर। देखो अब डालो हेडिंग श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, क्या डालोगे? देखो दिखता है यहाँ तक बाबू, देखो तो। यस सर। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? पहला श्वसन किसे का? लिखो, यस सर। उत्तर में लिखना रे। यह एक जैव रासायनिक, जैव मतलब सजीव, जैव मतलब सजीव। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। यह एक जैव रासायनिक, श्वसन कैसा क्रिया है? तो जैव रासायनिक क्रिया। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन का प्रयोग वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग या उपयोग पाचित भोज्य पदार्थ का, पाचित भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ यहाँ पर क्या हुआ बाबू? कार्बोहाइड्रेट, ये सब छोटे छोटे अणु हुए पाचित भोज्य पदार्थ। पाचित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, पाचित भोज्य पदार्थ का यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग पाचित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तथा सह उत्पाद के रूप में, साथ साथ क्या सह उत्पाद के रूप में बनता है? लिखते जाओ बाबू। तथा सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग पाचित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, उसे श्वसन कहते हैं। तो श्वसन एक बहुत वृहत, बहुत बड़ा प्रक्रिया है बाबू। इतना आसान है कि श्वास लेना, श्वास छोड़ देना श्वसन है, समझा? ठीक है रे? यस सर। अब देखो श्वसन में क्या होता है बाबू? भोजन का क्या होता है? भोजन के साथ क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। भोजन के साथ क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। और क्या बनता है? भोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और क्या बनता है इससे? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है तथा इससे हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। यहाँ तक समझा जी? यस सर। आप देखो, आप देखो। अच्छा बाबू, कोई समझने में दिक्कत? नो सर। अब देखो भाई, अब हमें जो ऊर्जा प्राप्त हुई, अच्छा जब तक आदमी जीवित रहता है, जब तक उसका शरीर गर्म रहता है। जी सर। आदमी का मरना शरीर का ठंडा होने लगना, बात होता है कि नहीं जी? अब बाबू जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो साथ साथ ऊर्जा, थोड़ा बहुत ऊर्जा हीट के रूप में भी तब्दील हो जाता है। क्या? ऊर्जा थोड़ा बहुत ऊष्मा के रूप में भी क्या होता है? तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा शरीर गर्म भी रहता है नहीं जी? ठंडा के मौसम में भी आपका शरीर क्या रहेगा? गर्म रहता है। और गर्म क्यों रहता है? क्योंकि हम श्वास लेते हैं,
श्वसन क्रिया के दौरान क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। श्वसन क्रिया के दौरान क्या बनता है? और ऊर्जा थोड़ा बहुत क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? उष्मा के रूप में भी कन्वर्ट कर है कि हीट भी एनर्जी है उस, और मतलब ये भी एनर्जी है, ऊर्जा एनर्जी है, तो हीट भी एक प्रकार की तो एनर्जी ऊर्जा ही है, तो उस रूप में भी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। समझे जी? तो इसका मतलब है कि श्वसन कैसी क्रिया है? उष्मा छेपी की उष्मा शोषी? उष्मा क्या कि श्वसन के दौरान उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए श्वसन कैसी क्रिया है? बोलो रे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन कैसी क्रिया है? उष्मा छेपी, क्योंकि श्वास लेते तो हमारा शरीर हीट न होता है जी, तो इसका मतलब श्वसन। और श्वसन के दौरान कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन। चयन अभिक्रिया भी है। यस सर। अच्छा, और बाबू रे यहाँ पर दहन, मंद दहन भी हो रहा है, तो मंद दहन अभिक्रिया, धीरे धीरे दहन की क्रिया हो रही है। दहन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है जी, तो यहाँ पर मंद दहन भी क्रिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर नोट करके स्टार लगते जाना है कि श्वसन, श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है नहीं जी? यस सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन एक उष्मा छेपी अभिक्रिया, श्वसन एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन एक मंद दहन अभिक्रिया है, मतलब छोटा छोटा यहाँ पर क्या होता है? दहन की भी अभिक्रिया होती है। तो लिखोगे श्वसन एक, श्वसन एक, श्वसन मंद दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। मंद दहन अभिक्रिया का उदाहरण है ना बाबू? यस सर। श्वसन एक मंद दहन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है जी। ठीक है बाबू, अब देख लेते हैं कि श्वसन को कैसे एक रासायनिक सूत्र संकेत द्वारा इसको डाल सकते हैं। तो बाबू हम बात करेंगे तो किसका मुख्य रूप से करेंगे बात? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज, तो भोजन में, भोजन के रूप में क्या रहेगा मेरा? ग्लूकोज रहेगा। मंद दहन मतलब धीमे धीमे इसमें दहन की अभिक्रिया होती है। दहन मतलब क्या होता था? जो उसमें जलता था, ठीक है जी। तो दहन की अभिक्रिया, धीरे धीरे दहन की भी अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज मुख्य रूप से भोजन में मानेंगे तो किसको मानेंगे? कि हमें मुख्य रूप से तो ग्लूकोज ने ग्रहण करते हैं। ज्यादा भोजन जब खाते हो, चावल गेहूँ खाते हो, तो चावल गेहूँ में ज्यादा किसकी मात्रा रहती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है जी। तो हो गया C6, नहीं दिख रहा वो, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। और इसके साथ कौन मिलेगा? ऑक्सीजन। और ये सारा कहाँ होगा? कोशिका में। कोशिका में। इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहा कि ये सारा क्रिया कहाँ हो रहा है? कोशिका में, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या अभी, ये दोनों अभिकारक है। अब प्रतिफल के रूप में क्या बनेगा? बोलो रे। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस, और हमें क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होगी। और देखो इसको संतुलित करना है तो एजू 6 लगा दो, एजू 6 लगा दो, एजू 6 संतुलित हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया भैया? ये मेरा क्या हो गया? श्वसन के रासायनिक सूत्र हो गए, ठीक है। यस सर। ठीक है जी। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, एक प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा में होता था, एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया और एक श्वसन अभिक्रिया। क्या प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक दूसरे के विपरीत है? यस सर। ने समझा? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से पेड़ पौधा क्या बनाता था? ग्लूकोज बनाता था। क्या बोलता है? ग्लूकोज। नहीं जी, यस सर। ग्लूकोज बनाता था। Yes, और यही पानी टूट के क्या निकलता था? ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन बनता था। नहीं जी, यस सर। बोलो यार। Yes, sir. होता था ना? Yes, तो sir. देख रहे हो, ये जो इधर अभिकारक है, इधर ये है प्रतिफल, यस सर। और जो इधर प्रतिफल है इधर अभिकारक है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण श्वसन के विपरीत प्रक्रिया है। यस सर। बोलो, यस सर। ये बात मानते हो कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पर जो हो रहा है ये यहाँ पर हो रहा है, जो इसका विकारक है
और इसका प्रतिफल। और जो इसका अभिकारक, इसका जो प्रतिफल है ये इसका अभिकारक। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि श्वसन जो है प्रकाश संश्लेषण के विपरीत प्रक्रिया। यस सर। लिख लिया, यस। यहाँ तक सब लिख लिया जी, बोलो ये लिखो जल्दी। है सूत्र इसका पूरा हो जाएगा। हाँ 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 देखो अब ऊपर लिखा है। देखो बाबू, तुम लोग बचपन में अच्छी करते होगे जी, क्या चीज चुकड़ी, हम लोग चुकड़ी बोलते हैं, चुकनी बोलते हैं, उसमें पैसा जमा करते होगे। अच्छा, जितना जमा करता है उतना ही फिर फोड़ते हो तो निकलता है। यस सर। निकलता है। अब कोई चोरा उरा लिया कुछ पैसा को ऐसे ऐसे करके तो अलग बात है, नहीं जी, लेकिन जितना रखते हो उतना ही निकलता भी है। यस सर। अब बोलो, आप भोजन किए, सुनो इधर, आपको क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। तो भैया ऊर्जा एक दफा तो यूज में ले लोगे? नहीं सर। उसको संचित रखोगे, यस सर। उसको जमा रखोगे। हाँ सर। क्या करोगे? जमा। तो एग्जाम में पूछता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म नहीं दिख रहा है जी? एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। वो एटीपी पढ़ने से पहले हमको एडीपी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर एटीपी समझाएंगे। ये तो सबको याद रहता है, लेकिन जो अंदर वाली बात जो है क्या होता है एटीपी, वो समझ में ना है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में। ओकर आगे पूछो, नहीं आता है। इतना ही तक ध्यान में, नहीं जी? इतना ही तक न ध्यान रखो तोरा। हाँ सर। अब देखो इधर, ये वाला मिटा दे बाबू। यस सर। मिटा दे। यस सर। अब लिखना, श्वसन के दौरान क्या चीज का उत्सर्जन होता है? ऊर्जा का निर्माण। श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। यस सर। उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। हमें ऊर्जा से मतलब है, इतना हम क्रियाकलाप कायम कर रहे थे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भोजन, देखो भोजन भी आप ग्रहण किए, तो क्या चीज के लिए? कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य था क्या प्राप्त हो? ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऐसे ऊर्जा तो प्राप्त होता नहीं जब तक उससे ऑक्सीजन का मिलन नहीं होता। ऑक्सीजन मिला तभी ना ये चीज बना जी। आप भोजन खा लिया, नक्के मुन ले रहे तो श्वासीय नहीं जा रहा है तो ऊर्जा बनेगा? नहीं बनेगा भैया। ऊर्जा नहीं बनेगा तो टपक भी जाइएगा, है कि नहीं भाई? अब देखो, अब इधर समझो तो फिर लिखा देते हैं। ऊर्जा का निर्माण तो हमारे शरीर में होता है। ऊर्जा तो बन गया। तुमको बच्चा हो, तुम्हें पैसा बचपन में पैसा मिल जाता होगा तो चुकड़ी में डाल देता होगा, चुटकी में डाल देता होगा। अच्छा जे चुक्का या चुकड़ी जे भी रहो, बोलो नहीं, डाल देता है ना? पिगी बैंक। कौन बैंक? पिगी बैंक। अजय बैंक है भैया, हम उतना नहीं जानते, ठीक है? अब देखो, ऊर्जा बन गया जी। ए यार चुप रहो, बी साइलेंट। ऊर्जा बन गया बाबू। ऊर्जा का निर्माण हो गया। अब ऊर्जा को करना है संचित, स्टोर करना है बैंक के रूप में। बैंक में जैसे पैसा स्टोर रहता है, उसी ऊर्जा भी हमारे शरीर में स्टोर रहना चाहिए। अच्छा, ये ऊर्जा बना है कहाँ? कोशिका में। कोशिका में ऊर्जा बना है जी। ऊर्जा बना है। ऊर्जा को अब क्या करना है? संचित करना, तो स्टोर करना है। तो ऊर्जा संचित रहेगा कहाँ? कोशिका में। जब जरूरत रहेगा तो उस ऊर्जा को हम क्या करेंगे? यूज में लेंगे। चुकड़ी से जब जरूरत रहता है तो पैसा हम फोड़ देते हैं चुकड़ी। उसी प्रकार जब भी हमें ऊर्जा का जरूरत रहेगा, जब इसको हम क्या करेंगे? जैसे चावल गेहूं हम लोग कहाँ कोठियार में जमा रखते हैं जी, उसी प्रकार ऊर्जा को भी हम लोग क्या करेंगे? स्टोर रखेंगे। स्टोर में रखेंगे। तो स्टोर रखेंगे तो किस रूप में रखेंगे? तो ऊर्जा को संचित किया जाता है एटीपी के रूप में। क्या चीज के रूप में? एटीपी। अब हम समझाएंगे एटीपी क्या होता है, ठीक है जी? तो लेकिन कम से कम लिख लो, श्वसन के दौरान निर्मित ऊर्जा का संचयन किस रूप में किया जाता है? एटीपी के रूप में। लिखोगे स्टार लगा के। श्वसन के दौरान, अरे बाबू हल्ला मेरे, श्वसन के दौरान निर्मित ऊर्जा का संचय, निर्मित ऊर्जा का संचय
या स्टोर, संचय, श्वसन के दौरान निर्मित ऊर्जा का संचय एटीपी, एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एटीपी, एटीपी के रूप में होता है। श्वसन के दौरान निर्मित ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में होता है। देखो जी, आप इधर समझ लो बाबू, आपका शरीर में पहले, आपका कोशिका में पहले से मौजूद रहता है एडीपी। आगू फुल फॉर्म जान लो तो फिर समझ में आएगा। एडीपी रहता है और फिर एडीपी ही क्या चीज में बन जाता है? एटीपी के। समझा? यस सर। आपके कोशिका में पहले क्या मौजूद रहते हैं? एडीपी। और एडीपी ही क्या चीज में बन जाता है? एटीपी के। आगे कुछ जान लेते हैं, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन, एडिनोसिन डाई मतलब दो, डाई मतलब एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। लिख लो रे, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? एडिनोसिन डाई, और एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई। ट्राई मतलब तीन, एडिनोसिन ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी में काय गो फॉस्फेट, काय गो फॉस्फोरस होगा? दो गो। एडीपी में काय फॉस्फोरस होगा? दो गो। एडीपी, डी मतलब डाई, डाई मतलब दो। काय गो फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस काय होगा? फॉस्फोरस और ऑक्सीजन होता है, लेकिन केवल फॉस्फोरस ही मान के चलो ना, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों रहता है तो फॉस्फेट होगा। ठीक है जी। तो काय गो फॉस्फेट होता है? दो। और एटीपी में काय गो फॉस्फेट होगा? तीन। मतलब 2 गो से 3 गो बनने का प्रक्रिया संचयन कहलाएगा। 2 गो से क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या कि एडीपी पहले से हमारा शरीर के कोशिका में क्या रहता है? मौजूद रहता है, संचित रहता है। हाँ, नहीं मौजूद रहता है कोशिका में। समझाते हैं बात को। लिख लिया यहाँ तक बाबू? ऊपर वाला मिटा दे जी। यस सर। देखो बाबू, इधर बात को समझो जी। हमारा कोशिका में 2 गो फॉस्फोरस वाला बंधन है। क्या है जी? 2 गो बंधन। देखो ये ग्लूकोज था ना बाबू, तो ग्लूकोज आपस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारा का बंधन था। जब बंधन टूटता है ना, तो बंधन टूटा केकर माध्यम से? ऑक्सीजन। इन सब जो बंधन जुड़ल था, तो बंधन टूटा किसके माध्यम से? ऑक्सीजन। जब बंधन टूटा तो क्या चीज प्राप्त हुआ हमें? ऊर्जा। अब ये ऊर्जा जो प्राप्त हुआ है, तो ये 2 गो फॉस्फोरस वाला पहले से एडीपी हमारा कोशिका में। अब ये ऊर्जा को कहाँ पर रखे, कैसे जमा रखे? तो ये ऊर्जा एगो आ जाता है फॉस्फोरस, आओ एगो फॉस्फोरस को जोड़ देता है। तो जोड़ने में जो एनर्जी खपत होती है ना, वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? पहले से 2 गो फॉस्फोरस था, तो वो क्या कहलाया? एडीपी। अब कई फॉस्फोरस वाला हो गया? 3 फॉस्फोरस वाला, 3 गो हो गया कालीन बिया, 1 2 3। अब 3 फॉस्फोरस हो गया, तो अब क्या हो गया? एटीपी। जो इसका ग्लूकोज का अणु का जो बंधन टूटा ऑक्सीजन के माध्यम से, वो चीज क्या चीज में, वो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा। और इस ऊर्जा का प्रयोग इसका बंधन बनाने में हम कर लिए। नहीं समझा? पहले हमारा कोशिका में एडीपी पहले से मौजूद रहता है, और एक फॉस्फोरस आके और जुड़ जाता है इस ऊर्जा के माध्यम से, तब कई फॉस्फोरस वाला बन गया। तो 3 फॉस्फोरस को क्या कहेंगे? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 गो फॉस्फोरस बनाने में जो ऊर्जा खपत हुआ, तो वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? एटीपी। अब जब हमारे शरीर को पता चला कि इसको ऊर्जा की जरूरत है, जब हमें कोई काम करेंगे तो ऊर्जा का जरूरत है। जब ऊर्जा का जरूरत है, तो फिर ये बंधन टूट जाएगा। आए बंधन टूटेगा तो क्या होगा? हमें ऊर्जा मिलेगा, और उस ऊर्जा से हम क्या कर पाएंगे? कार्य कर पाएंगे। समझा? तो बंधन टूटे ना, बंधन टूटता है, बंधन जुड़ता है। आगे देखो तो किसका बंधन टूटा? भोजन। हम लोग ये प्राप्त किए कहाँ से?
क्या है कि आप पढ़ रखे हैं जी, एनर्जी ना तो एनर्जी की ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो हम ऊर्जा बाहरी स्रोत से प्राप्त करेंगे तभी ना हम कोई काम को कर पाएंगे। तो हम ऊर्जा को भोजन से प्राप्त किए, ऊर्जा को हम कहाँ से प्राप्त किए? भोजन से प्राप्त किए। तो ये जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त की है, तो ये इसका अणु टूटा, बोलो रे, इसका अणु के बंधन टूटा। जब बंधन टूटा तो हमें क्या मिला? ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम किस कार्य में लगाएं? इसके बंधन को बनाने में। पहले से काय बंधन कोशिका मौजूद था? दो फास्फोरस वाला, मतलब एडीपी मौजूद था। और जब एक फास्फोरस को, अच्छा, कोई चीज को जोड़ने में भी ऊर्जा लगेगा, तो ये ऊर्जा किसको जोड़ने में लगा दिया? एक फास्फोरस को और बनाने में। तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? एटीपी। तो हमारा शरीर में ऊर्जा किस रूप में स्टोर रहता है? एटीपी के रूप में। हमारा शरीर में ऊर्जा किस रूप में स्टोर रहता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो 2 फास्फोरस से 3 फास्फोरस कन्वर्ट कर दिए। अब जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत रहेगा तो क्या हो जाएगा? बंधन टूट जाएगा। और फिर बंधन टूट के वो ऊर्जा फिर निकलेगा। जैसे चुकड़ी में जितना पैसा डाले स्टोर किए, फिर चुकड़ी फोड़ेंगे तो नहीं पैसा में प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जितना बंधन तोड़ने में, जोड़ने में ऊर्जा लगा था, जब जरूरत पड़ा तो इसको फिर हम तोड़ के ऊर्जा प्राप्त कर लिए। समझा कि नहीं? तो बाबू रे ये समझ, ये लिखना रे। ए बाबू, हमारा कोशिका में क्या मौजूद रहता है? एडीपी। क्या मौजूद रहता है? एडीपी। और जब इसके साथ ऊर्जा जोड़ते हैं, एक फास्फोरस कब जुड़ेगा? जब ऊर्जा को लगाएंगे, बोलो रे, जब ऊर्जा शामिल करेंगे। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुआ? भोजन से। तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? एटीपी के रूप में कन्वर्ट। तो एटीपी के रूप में हमारा शरीर में क्या चीज संग्रहित रहता है? ऊर्जा रहता है। इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है? एटीपी के आगे हम कल इसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है? आज भर के लिए इतना ही, ठीक है?